वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे दोबारा से स्वागत है। मैं आशीष तिवारी आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था फिजिक्स में, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मोशन इन प्लेन चल रहा था, और मोशन इन प्लेन का हमने बेस्ट एग्जांपल देख लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया था। उसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो अगला टॉपिक है मोशन इन प्लेन का, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये भी है। वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि इसका नाम ही क्लियर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट, सर्कुलर का मतलब सर्कल के पाथ पे, मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, अलोंग द सर्कल अगर वो मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रियल लाइफ से हमारे कहीं रिलेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका अगर पहला एग्जांपल देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स की बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, तो मोशन ऑफ मून एंड अर्थ। आपको पता है कि इनकी स्पीड चेंज होते नहीं। अर्थ की स्पीड जो है 1650 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है। उसी प्रकार से मून की भी स्पीड कांस्टेंट है, और ये अगर ये सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं तो इनका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो गया। स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया मून और अर्थ का। ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ को हम लोग स्फेरिकल या सर्कुलर मानते हैं तो जो भी सैटेलाइट भेज रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल दूसरा, ए सैटेलाइट revolving around the अर्थ। कोई सैटेलाइट जो है अगर वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो वो भी सर्कुलर पाथ में ही करता है। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें, कुछ और एग्जांपल्स अगर ले लें, तो कोई साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट मूविंग along circular path with constant speed। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमको मिल सकते हैं। जैसे हमने देखा मून का मोशन हो गया, अर्थ का मोशन हो गया, अर्थ के पास या उसके अराउंड जो छोड़ा गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारा, वो भी जो मोशन करता है तो वो भी क्या है, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और हम लोग जानते हैं अगर वो सर्कल है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल जो है हमारा 2 डायमेंशन है। सर्कल का शेप हमारा जो है 2 डायमेंशन है। इसलिए ये जो मोशन हो गया, ये मोशन इन प्लेन में रखा गया है या 2 डायमेंशनल मोशन में रखा गया है। तो अगर हम लोग बात करें, जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं और जो है उसको समझ लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो उसको समझा कैसे जाए बहुत अच्छे से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर जो है देखेंगे इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं हमने कुछ ज्योमेट्री बना रखी है। रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, सर्कल हो गया, एक ऑक्टागोनल भी हम बनाएंगे। तो सपोज करते हैं कि कोई एथलीट है, वो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे ए बी सी और डी, इसी रेक्टेंगुलर ट्रैक पे लगातार मोशन कर रहा है। तो अगर ये अपने मोशन को इसी पाथ पे मेंटेन रखना चाहता है, तो वो पॉइंट ए
पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी फिर पॉइंट ए पे आ रहा है, पूरे के पूरे 1 रिवोल्यूशन में अगर इसी ट्रैक पे उसको रहना है तो ए बी सी और डी पे तेजी के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, तेजी के साथ वो जो है अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, तभी वो इस ट्रैक पे रह सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछें एक सिंपल सा कि अगर रेक्टेंगुलर ट्रैक पे कोई एथलीट रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको कितनी बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, तो 1 2 3 4। इसी ट्रैक को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े और पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, 6 पार्ट में हमने कर दिया इसी पाथ को, ए बी सी डी ई एंड एफ। अभी मैं पूछूं, अगर हेक्सागोनल शेप्ड ट्रैक पे एथलीट को रन करना है तो कितनी बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। स्पीड अगर वो कांस्टेंट रख रहा है फिर भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स को मैं और बढ़ा देता हूँ, अभी तक हमने केवल 6 लिए थे, अभी मैं नंबर ऑफ टर्न्स को और बढ़ा रहा हूँ। नाम दे देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने बढ़ाया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं उसी एथलीट की बात करूं, अगर उसको ऑक्टागोनल शेप्ड पाथ पे रहना है, उसको डायरेक्शन आप कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, 8 बार चेंज करना पड़ेगा। और धीरे धीरे लगातार, अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ लेंथ ज़्यादा थी स्ट्रेट लाइन की, यहाँ उससे कम किया, यहाँ उससे कम किया, तो अगर मैं लगातार कम करता चला जाऊँ तो कुछ जो हमारा पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लगातार अगर मैं चेंज करता चला जाऊँ तो कुछ ध्यान से देखिए। ऐसे में अगर अभी केवल मैंने ऑक्टागोनल बनाया, अगर 100 टाइम्स बनाए तो ये शेप वापस से सर्कल का शेप ले लेगा, थोड़ा थोड़ा सर्कल के तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो एथलीट का पाथ होगा अभी वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को इनफाइनाइट टाइम्स जो है टर्न करा देता हूँ तो किसका शेप ले लेगा, कंप्लीटली सर्कल का शेप ले लेगा। तो यहाँ से मैं एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जो है एथलीट जो है अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म या कांस्टेंट भी रखता है इस ट्रैक पे, फिर भी उसकी डायरेक्शन, उसको 4 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है रेक्टेंगुलर पाथ पे, 6 बार चेंज करना पड़ रहा है हेक्सागोनल शेप ट्रैक पे, 8 बार चेंज करना पड़ रहा है उसको ऑक्टागोनल शेप ट्रैक पे, और इनफाइनाइट बार उसको, मतलब हर पॉइंट पे लगातार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। तो यहाँ से यही बताना चाहता हूँ कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको अपनी डायरेक्शन को हर सेकंड चेंज करता है, और किसी भी पॉइंट पे, सपोज कीजिए ये कैपिटल आर रेडियस का अगर हमारा सर्कल है, कैपिटल आर रेडियस का सर्कल है, अगर वो पॉइंट यहाँ पे है तो अगर उसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसी पे एक टेंजेंट को ड्रा कर देंगे। वो टेंजेंट जो है उसी पॉइंट पे, सपोज कीजिए मैं ये बोलता हूँ पी पॉइंट पे, उस ऑब्जेक्ट की या उस एथलीट की क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। सपोज कीजिए वो जो है धीरे धीरे वो चलता हुआ यहाँ पे पी डैश पॉइंट पे आ गया, अगर यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा उसका तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है अगर उसको, वो जो है कोई भी एथलीट जो है अगर वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो जो भी मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। यहाँ भी हम देखें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड तो नहीं चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ पे है वो एक्सीलरेटेड मोशन में कंसीडर किया जाएगा। ए मोशन ऑफ एथलीट along a circular path
would be considered as the accelerated motion। कैसा कंसीडर किया जाएगा? एक्सीलरेटेड मोशन को कंसीडर किया जाएगा। अब अगर एक्सीलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाएगा, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। एक्सीलरेटेड मोशन जो है कंसीडर किया जाएगा, और ये जो अगर आपको और अच्छे से समझना है कि उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगा हर पॉइंट पे, तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझना चाहें, डायरेक्शन को, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है बायो के स्टूडेंट्स को, तो डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा ये हो गया सर्कल पाथ हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग लिया। कैसे टेंजेंट्स के द्वारा हम डायरेक्शन को बता पाते हैं हर पॉइंट पर, उसको देखते हैं। हमने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा पीस ऑफ स्ट्रिंग में एक स्टोन हमने टाई कर दिया, और इसको हाथ से पकड़ के हमने सर्कुलर पाथ, जो भी मान लो हमने जो भी मीटर लिया, मान लो आर रेडियस ले लिया, स्ट्रिंग की लेंथ जो है उसके द्वारा एक सर्कुलर पाथ पे क्या करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे लगातार उसको मोशन करा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, किसी भी पॉइंट पे, सपोज पे इस पॉइंट पे आप हैं पी पे, मान लीजिए पी डैश पे हैं, या आप पी डबल डैश पे हैं, या आप क्या हैं पी ट्रिपल डैश पे हैं। किसी भी पॉइंट पे जाके अगर आप उस स्टोन को छोड़ेंगे तो जरा उसका ट्रैक देखिए, उसका पाथ देखिए। तो अगर इस पॉइंट पे आप छोड़ते हैं तो वो वापस से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा, स्ट्रेट लाइन ही पाथ लेगा वो। इस पॉइंट पे अगर आप छोड़ेंगे तो भी लेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही, वो स्टोन जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही लेगा। और टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व सरफेस को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए आप कहते हैं किसी भी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बताएगा। ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, इसलिए इसको किससे हम लोग बताते हैं, टेंजेंट से बताते हैं। अब बात आती है कि टेंजेंट से हमने डायरेक्शन देख लिया, ये देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो उसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए इसको एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन किस में आ गया था, एक्सीलरेटेड मोशन आ गया था। और हमने हर पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके ये देख लिया था कि स्टोन का या फिर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पाथ पे उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, उसके स्पीड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब क्या रियल लाइफ में इसको हम लोग कहीं देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट मीट में गए हों और जैवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो करते हुए देखे हों एथलीट को, तो एथलीट क्या करता है, अपने आप को सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है सो दैट कि वो थोड़ी ज़्यादा दूर तक डिस्कस को थ्रो कर पाए या जेवलिन को थ्रो कर पाए। उसके बाद जब वो रोटेट करके आता है, आप ध्यान से देखिए, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब थ्रो करता है, और डिस्कस का फिर डायरेक्शन देखिए या जेवलिन का आप डायरेक्शन देखिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो डायरेक्शन है सर्कुलर पाथ पे वो हर सेकेंड चेंज कर रहा होता है, और उसको टेंजेंट के द्वारा बता सकते हैं। टेंजेंट के द्वारा इसलिए बता सकते हैं क्योंकि छोड़ने के बाद, किसी भी पॉइंट पे छोड़ने के बाद, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे ही कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ मार के, हर पॉइंट पे 4-5 बार छोड़ के देखिए, 4-5 अलग अलग पॉइंट पे को खुद ही पता चल जाएगा वो क्या फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने देख तो लिया कि ये जो है एक्सीलरेटेड मोशन है, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि कितना एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो आइए, हमारा जो मेन पर्पज है
जो हमारे कोर्स में है वो यही हमको जानना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो हमारा अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving on circular track। चलिए देखते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे अपना, 2-3 सर्कुलर ट्रैक बना के देखेंगे। पहला हमने ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया, दूसरा हमने ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया, रेडियस सेम ही है दोनों का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरा हमने ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया। चलिए देखते हैं, इसकी हमने पर्टिकुलर मान लिया है, रेडियस को हमने, इसके सेंटर को हमने सी मान लिया। सपोज करते हैं पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, पी पॉइंट पे है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जो इसका हमने रेडियस माना। पहली बात, हमने इसका रेडियस कैपिटल आर माना हुआ है, और जो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जो ये मोशन कर रहा है उसको हमने क्या मान रखा है, ये रेडियस आर माना है, जो आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कैपिटल आर से माना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे जो भी हमने मान रखा है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड हमने माना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेल्टा टी टाइम के बाद, थोड़े से टाइम के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, वो कहीं भी कहाँ पहुँच जाएगा, मान लेते हैं पी डैश पॉइंट पे पहुंच गया थोड़े से टाइम के बाद, और इसका पोजीशन चेंज हो गया, अब क्या हो गया, आर से आर डैश हो गया। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हमको पता है क्या करते हैं, टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दें, वो हमने मान लिया, अभी मान लिया, तो वो क्या बता देगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बता देगा। अगर यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करें, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, हमने क्या मान लिया, बी डैश मान लिया। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, सर्कुलर पाथ पे अगर टेंजेंट है तो वो हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री ही बनाता है। कोई भी सर्कुलर पाथ पे जो भी टेंजेंट आप डालेंगे वो रेडियस के हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हमको चाहिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर रही होती है वही डायरेक्शन आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर के चेंज की बात करूं, यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर के चेंज की मैं बात कर लेता हूं, तो अगर पोजीशन वेक्टर जो चेंज हो रहा है हमारा यहाँ से लेके ये चेंज हो रहा है पोजीशन वेक्टर, तो ये हमारा क्या है, डेल्टा आर हो गया। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको चाहिए कि चेंज इन हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए चेंज इन हमको चाहिए वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी क्या थी, भी बना लिया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। यहाँ पे हमने पहले वेलोसिटी क्या दी थी, हमारी भी। अब हमको पता है कि जो किसी भी अगर मैं पैरेलल मूव कराता हूँ, अगर मूव कराता हूँ किसी भी वेक्टर को, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आता। तो अगर मैं इसको पैरेलल मूव कराऊँ, यूँ पैरेलल मूव कराऊँ, यहाँ पे देखिए ये मैंने पैरेलल, यहाँ पे इसको मूव करा के मैं यहाँ ले आया, और इसको पैरेलल मूव करा के मैं यहाँ ले आया, दोनों को हमने क्या किया, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है,
या दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है, एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे हम लेके आए, इसको हम कहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लेके आए और इसको क्या किया, यहाँ मूव कराए। तो आप ध्यान से देखेंगे दोनों कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, भी डैश हो गया। अब चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गए। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा पी चेंज इन वेलोसिटी हो गया। और इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई, देखिए टुवर्ड्स द सेंटर है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेडियल वेक्टर जो हमारा यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर आर लिया है, वहाँ पे वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे पी डैश पे अगर बी डैश वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर आर डैश के है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ से देखिए बिल्कुल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन हो जाएगी। कहाँ किस तरफ हो गई, सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर हो गया। कहाँ पहला, कहाँ किस डायरेक्शन में आ गया एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। अच्छा, एक बार जरा फिर से और गौर करते हैं, वही सेम प्रोसेस हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको सेंटर लिया, पिछली बार जो टाइम इंटरवल ज़्यादा लिया था, इस बार क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इंटरवल का क्या कर दे रहे हैं, और छोटा कर दे रहे हैं। ये हमने ले लिया, ये पॉइंट हमारा पी था, ये आर था, यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या ले ली, बी ले लिया। थोड़ी और जल्दी पे हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे लिया, ये आर डैश हमने लिया, ये क्या हो गया हमारा, भी डैश हो गया। ये जो हो गया हमारा, ये डेल्टा आर हो गया, चेंज इन पोजीशन हो गया इसके। वापस से अगर इसको हम बनाना चाहें यहाँ पे, तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, भी हो गया। इसको वापस से हम लेके आए तो ये हमारा क्या हो गया, भी डैश हो गया। ये देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी हुई वो अगेन डेल्टा भी, वो किसके, डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गया। तो एक्सीलरेशन की हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर, उससे छोटे से इंटरवल के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर। वेक्टर लॉस हमने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अब यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अब क्या करते हैं, इंटरवल को और छोटा कर देते हैं। जब इंटरवल को बिल्कुल छोटा हमने कर दिया, तो आपको पता है जैसे जैसे हम डेल्टा टी को छोटा करते चले जाएंगे, बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पे आ जाएंगे, या पहले जैसे किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती थी उसको हम क्या कहते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे, वैसे ही किसी इंस्टेंट पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये सब पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे आप लगाते रहिएगा। पोजीशन वेक्टर ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, इनके बीच में 90 डिग्री है, और डायरेक्शन हमने देख लिया इंस्टेंटेनियस। अभी तक जो हमारा क्या आ रहा था, एवरेज एक्सीलरेशन, ये सब क्या थे, ए एवरेज को हमेशा कैसे लिखा जाता है, चाहे आप ए एवरेज लिख दीजिए इन जगहों पे, अभी तक ए एवरेज की डायरेक्शन थी। लेकिन किसी इंस्टेंट पे ये क्या हो गया, हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या कहलाता है, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया उस इंस्टेंट पे। और इसको दिया कैसे जाता है, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। डायरेक्शन हमने देख लिया, यहाँ पे भी हमने देख लिया कि डायरेक्शन, एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया हमें कि जो डायरेक्शन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का, वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यहाँ हमने थोड़े बड़े टाइम इंटरवल के लिए देखा था, उससे छोटे इंटरवल के टाइम इंटरवल के लिए देखा था, यहाँ बिल्कुल
एग्जैक्ट टाइम पे देखा था, पॉइंट टाइम पे देखा था, जिसको हमने बोल दिया था इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलिए ये सब तो हो गया हमारा, समझ में तो हमको आ गया कि डायरेक्शन जो है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना थोड़ा टफ टास्क। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे दो सर्कल हमने बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल तो हमारा बना हुआ है ये हमारा हो गया था, जो वेलोसिटी के लिए हमारा क्या आया होगा था, इसको हम मान लेते हैं जी एच आई। ये क्या है, ये है हमारा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी था, ये भी था, ये हमारा क्या है भी डैश था, ठीक है। और एक ट्रायंगल रेडियस वेक्टर के साथ में हमारा बना था, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या था आपका आर डैश था, ये क्या था आर था, और यहाँ पे जो हमारा ये क्या था, ये डेल्टा आर था, चेंज इन पोजीशन, इसको हमने सी माना था, पी पी डैश, ये एंगल इनके बीच का हमने क्या माना हुआ था, थीटा माना हुआ था। अब चूंकि प्रीवियस स्लाइड में अगर ध्यान से हम लोग देखें, जो आर पोजीशन वेक्टर और भी के बीच में एंगल 90 था, आर डैश और भी डैश के बीच में 90 था, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा हमेशा, अगर ये मैंने इसको डेल्टा थीटा माना हुआ है, दोनों बीच का एंगल जो है अगर वो डेल्टा थीटा माना हुआ हमने, चेंज इन है मान लो डेल्टा थीटा है, तो चूंकि इनको हमेशा जहां भी वेलोसिटी लेंगे वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होना है, तो जो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, आर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है, यहाँ परपेंडिकुलर होना है, यहाँ परपेंडिकुलर होना है। अगर आप जैसे ही परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे तो ये थीटा चेंज होगा उनके बीच में, तो ही जो है थीटा चेंज होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी को पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर रहना है तो इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में का भी एंगल वही होना चाहिए जो इन दोनों रेडियस वेक्टर के बीच का है, अगर नहीं रहेगा तो परपेंडिकुलर का रेशियो नहीं रह जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है डेल्टा थीटा लिया हुआ है। फिर यही हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये डेल्टा थीटा है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा हो जाएगा। अगर ये डेल्टा थीटा दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, सिमिलर होना पड़ेगा। अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो इनका लेंथ का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, तो जो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड होगा, डेल्टा वी अपॉन वी का, जो भी से मूव कर रहा है, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा आर अपॉन, मैंने वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का वो नहीं लिया हमने, ये तो भी डैश था, मैग्नीट्यूड सपोज कि चूंकि वेलोसिटी भी ही आनी है, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन लगाने का कोई सेंस नहीं, रेडियस तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगाने का कोई सेंस नहीं। और अभी स्मॉल आर हम लिख भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता, स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, आर के तो बराबर है जो है, और भी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, भी के बराबर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो आ गया, v टाइम्स डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर। और अभी अभी जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर दें, तो जो हमारा निकल के आएगा डेल्टा वी की अगर वैल्यू हमने पुट कर दी वहाँ पे, तो जो हमारा निकल के आया एक्सीलरेशन, ए हमारा जो निकल के आ गया एक्सीलरेशन निकल के आया लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वहाँ हमने किया था तो वो आया था भी डेल्टा आर, लेकिन किसके साथ था, वो मैग्नीट्यूड के साथ था। नीचे हमारा आर था, किसके साथ आ जाएगा, डेल्टा टी के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब भी और आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ जाएंगे, इनको तो चेंज होना ही नहीं है। लिमिट किस पे लगा है, केवल टाइम पे लगा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं भी अपॉन आर को हमने क्या कर लिया, बाहर लिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या आ गया आपका, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहाँ अगर ध्यान दें, डेल्टा टी भी बहुत छोटा है, डेल्टा आर, इसको ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे, अगर ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, वैसे तो हम जानते हैं पोजीशन का चेंज जो है वो क्या कहलाता है, बहुत छोटे से एंगल के लिए इंस्टेंटेनियस हम निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, बहुत छोटे से एंगल के लिए डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा, और ये जो आर्क है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। जब आर्क बहुत छोटा हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, पीपी डैश के बराबर हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे देखिए, तो आर्क तो बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस अगर करते चले जाएंगे, और किसके बराबर हो जाएगा, पीपी डैश के बराबर हो जाएगा। और पीपी डैश को आप बताएंगे कैसे, चेंज इन वेलोसिटी के साथ जैसे टाइम को उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा है। कि जैसे क्या करेंगे, हम पी पी डैश को क्या कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें। वहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा है। अभी इंटरवल मैंने यहाँ बहुत बड़ा लिया था, उससे छोटा लिया था। बिल्कुल छोटे इंटरवल के लिए क्या होगा, ये जो पी पी डैश है किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आर के, क्योंकि ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर वहाँ निकालना है तो आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर या ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हम लगाएंगे बहुत छोटे टाइम के लिए, तो डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा, भी इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। और भी इंटू डेल्टा टी के अगर बराबर हो जाएगा, तो अगर भी इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ जैसे भी इंटू डेल्टा टी रखेंगे, डेल्टा टी कट जाएगा, उतना कौन झमेला करे। सिंपली हम डेफिनेशन से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ये कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के। ये यहाँ पर डैश जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान देना है, उसी की वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। तो भी इंटू आर अपॉन भी क्या आ गया, भी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो अभी तक हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो था वो टुवार्ड्स द सेंटर था, अब उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए सेंटर, या इसको और ध्यान से कहने के लिए ए रेडियल बोल दें, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा किसके बराबर, भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आ गया। इसको चूंकि न्यूटन ने मोशन की बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, तो इसी को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। न्यूटन के द्वारा टर्म दिया गया था सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ हमेशा टुवर्ड्स हो। तो अगर कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर भी वेलोसिटी से आर रेडियस में मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये दोनों जो है हमको मिल गए। तो कई बार जो है ये तो हमने देख लिया, बहुत क्लियरली देख लिया कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अब कई बार जो है थोड़ा जो हमारा सर्कुलर मोशन है उसको कई बार एक दूसरे तरीके से भी, दूसरे टर्म से भी डिफाइन किया जाता है, जिसको हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और हमने क्या है एक और तरीका डिफाइन किया हुआ है। ये अगर मान लो पहला पोजीशन उसका आर है, पी पॉइंट पे यहाँ पे, और थोड़े टाइम बाद वो कितना हो गया, आर डैश हो गया। इनके बीच का एंगल क्या ले लिया हमने, डेल्टा थीटा ले लिया। कितने टाइम में, डेल्टा टी में। तो जैसे हमने देखा था, अगर कहीं हमारा ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था तो उसमें जो हमारी बेस क्वांटिटी थी वो डिस्टेंस थी या डिस्प्लेसमेंट थी, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थी। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमने किसको डिफाइन किया, वेलोसिटी को। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो ज़्यादातर इसमें जो बेस क्वांटिटी होती है, जो चेंज हो रहा होता है, वो उसका एंगल चेंज हो रहा होता है। तो ध्यान से देखिए, हर बार क्या चेंज हो रहा होगा, एंगल।
अगर आप सोचें कुछ और चेंज, बेस क्वांटिटी किसको माना जाए, आप बेस क्वांटिटी तो इसको तो नहीं मान सकते। कैसे नहीं मान सकते? सपोज कि यहाँ पे अगर इसको मान रहा है तो ये देखिए सर्कल का 2πr, सरकमफेरेंस छोटा हो गया। अगर यहाँ पे पार्टिकल है उसके लिए तो सरकमफेरेंस इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे होगा तो उसका सरकमफेरेंस ज्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस को तो आप मान ही नहीं सकते बेस क्वांटिटी। आपको एंगल को केवल क्या नहीं चेंज हो रहा, देखिए यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट चला गया, चाहे इस केस में चाहे इस केस में चाहे इस केस में, कांस्टेंट क्या है? एंगल ही तो हमारा कांस्टेंट है। इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा थीटा को यहां बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट की अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी टर्म ना यूज करके एक और टर्म आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी, और जिसको हम लोग दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, उसको हम लोग लिखते हैं W से, थोड़ा सा लीनियर वेलोसिटी से अलग करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी। और जो यहाँ पे बेस क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा थीटा से। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ बेस क्वांटिटी एंगल हो गया तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन क्या हो गया? डेल्टा टी। कई बार इसी को टीचर्स लोग ऐसे लिखते हैं θ2 माइनस θ1। वहाँ पे जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते थे d अपॉन T2 माइनस T1। अब क्या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, जो इसके पहले हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी देखी थी, वहां पे हमने जो कंसीडरेशन में लिया था सरकमफेरेंस को कंसीडरेशन में लिया था, यहाँ पे एंगल को कंसीडर, क्या दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये क्या हमारा एंगल डेल्टा थीटा हो गया, उतने के लिए आर्क हमारा जो हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ हम लोग जो वहाँ पे पुट करेंगे, अगर आर्क की लेंथ हम क्या ले लेते हैं? डेल्टा एस ले लेते हैं। ये जो अभी कवर किया है, ये सपोज करते हैं डेल्टा एस उसने कवर किया, डेल्टा टी, या किसी को ऐसे थीटा इक्वल टू एस अपॉन टी भी लिखा जाता है। ठीक है, डेल्टा थीटा मिल गया। अगर यहाँ पे अब इसी को लाके हम पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें और अगर यहाँ पे लाके हम एंगल को पुट कर दें तो और जो है यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा? अगर ध्यान से देखें डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डेल्टा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा को एक और तरीके से अगर हमको लिखना हो तो इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा थीटा को। तो यहाँ पे हमने देखा क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? रेडियस। ये क्या हो गया हमारा? आर्क की लेंथ अगर डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? रेडियस लिख दिया। लेकिन डेल्टा एस के बारे में हमको पता है, v इंटू डेल्टा टी, जो भी टाइम लेता है, v इंटू डेल्टा टी। अगर यहाँ पे हम इसी को पुट कर दें v इंटू डेल्टा टी, सो इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको। अगर हम लोग लिखें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, अब दोनों का देख लेते हैं। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा से दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ डेल्टा थीटा से हम डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा? आगे बढ़ाते हैं उसी को, यहीं पे चलो कर लेते हैं। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी लिख सकते हैं, साथ में 1 अपॉन, और इतने की वैल्यू क्या है? भी, और ये इतने की वैल्यू क्या है आपका? ओमेगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर। तो यहाँ से लिख दें भी इक्वल टू आर ओमेगा, 1 आर ओमेगा। ये देखिए जहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, भी इक्वल टू आर ओमेगा,
जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, पुट कर देते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ देखिए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, कैंसिल हो गया, ये क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी दोनों में रिलेशन पूछ लेता, तो ए इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ में। अगर एंगल के साथ में आपको निकालना है ओमेगा के साथ में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा ओमेगा के टर्म में, जो है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में आ गया। अब अगर इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालना है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करिए, आपको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू, जहाँ टी क्या होता है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 रिवोल्यूशन, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू, जिसको 1/t बोलते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन था ना, ये रिवोल्यूशन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक रोटेशन में या एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो वहाँ पे जो रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में, वो W इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये हम ऑब्वियस सी बात जान सकते हैं। 1 रोटेशन में जो एंगल कवर होता है वो 360 या 2 पाई होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक हमारा जो है वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे डिफाइन हो गई, 2 पाई बाई टी, और 1 अपॉन टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारा। तो अभी देखिए हमारा क्या आया था, v इक्वल टू आर ओमेगा आया था, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी को डिफाइन करें तो r इक्वल टू ओमेगा क्या था, 2 पाई न्यू, ये क्या आ गया, 2 पाई आर न्यू, ये आ गया इसके टर्म में। और अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या था, v स्क्वायर अपॉन आर था, ये आर वही वाला है जो यहाँ पे जो है हमने स्मॉल ले लिया, जबकि ये हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये आर, ये आर, ये कैपिटल आर हमने ले लिया। तो यहाँ से v स्क्वायर की अगर इसी की वैल्यू रखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन आर। एक्सीलरेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर न्यू स्क्वायर। ये देखिए हमारा आ गया एक्सीलरेशन। यहाँ पे हमने 3 तरीके से देखा। इसमें जो न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कई बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में डेटा दिया होता है, कई बार आपको जो है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में डेटा दिया होता है, कई बार आपको जो है लीनियर वेलोसिटी के टर्म में डेटा दिया होता है। इसलिए हमने क्या किया, तीनों टर्म में इसको फाइंड आउट कर लिया कि एक्सीलरेशन क्या होता है, हमारा जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम लोग वापस से वाइंड अप करते हैं, समराइज कर लेते हैं आज क्या क्या हमने लोग पढ़ा। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले ये देखा था कि कैसे जो है सर्कुलर मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। फिर हमने देखा था ये जो है एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल था। तो हमने उसके बाद क्या देखा, अगर एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल है तो हमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। फिर हमने डायरेक्शन निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसी को एंगुलर वेलोसिटी एक नए टर्म से हमने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ उसको नए टर्म से डिफाइन किया, जिसको हमने एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाला, फिर एंगुलर एक्सीलरेशन निकाला, फिर इसी को जो है एक और टर्म में डिफाइन किया जा सकता था जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोले। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी को निकाल लिया था और एंगुलर एक्सीलरेशन को निकाल लिया था। डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके का न्यूमेरिकल दिया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के रिस्पेक्ट से। डिपेंडिंग अपॉन आपको न्यूमेरिकल डेटा कैसे दिया जाता है, उन डेटाज को हम इन फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। अब आपको मिलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के साथ में, नीट में आए हुए न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग आपको नए क्लासेस में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।